वेलकम बैक टू द शो। और अब चौधरी अरशद फैसलाबाद से। 2019 में 370 को ख़त्म करके कश्मीर को हड़प करने के बाद ऐसा लगता था कि ये मसला अब ब्रूट फोर्स के जरिए हल हो चुका है। क्या आपको नहीं लगता कि पहलगाम ड्रामे की वजह से कश्मीर का इशू फिर से बैनुल अक़वामी शाह सुर्खियों में आ चुका है? क्या ये ड्रामा मोदी के लिए डबल एज सॉर्ड साबित नहीं होने जा रहा है? जी मेहरबानी, बड़ा अच्छा सवाल है। डबल एज सॉर्ड, देखिए मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि इंडिया डीप स्टेट ने इसको मैनिपुलेट करके करवाया है और उसका मकसद यही था कि अमेरिका को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करना और इंडिया को स्ट्रेंथन करना। मगर अभी तक तो वो बैकफायर कर गया, अभी तक तो वो बात नहीं बन रही। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया की आवाम जो है वो क्या सोचती है। वो इंडियन आवाम का कोई अहमियत नहीं है इन दी इंटरनेशनल अरीना। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको सपोर्ट नहीं करती तो दे मीनिंगलेस। वो खुद ही अपने घर में शोर डाले हुए, डजंट मैटर। जब तक पाकिस्तान को आइडेंटिफाई करके क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाएगा बाय नेम बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, उस वक्त तक नरेंद्र मोदी का जो मौक़िफ़ है वो तस्लीम नहीं किया जाएगा और उसका मकसद हासिल नहीं होगा। अब आइए डबल एज सॉर्ड। देखिए ये तो बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की है। ये काश के पाकिस्तान की हुकूमत को भी इस बात का एहसास हो कि इसको अपने एडवांटेज में कैसे टर्न किया जा सकता है। ये बड़ा अच्छा कदम उठाया उन्होंने आज, जिसमें तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो आए और वो आके इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म ये वाला और जो पाकिस्तान में हाल ही में हुआ है जाफर एक्सप्रेस का, दोनों को इन्वेस्टिगेट करे। आई थिंक इनको चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस में भी और हर जगह पे प्लेटफॉर्म के अंदर इस चीज़ को उछालें। जितना ज़्यादा उछालेंगे उतना ज़्यादा इनका केस जो है वो मजबूत होगा। और इसके साथ साथ जाफर एक्सप्रेस के बारे में जिसका जिक्र मोहसिन नकवी साहब ने आज किया है कि हमारे पास कुछ एविडेंस है कि BLA के लीडर्स जो हैं वो इंडियन ऑफिशियल्स को खुफिया तौर पे मिलते रहे हैं, ये ओपनली भी मिलते रहे हैं। अगर ऐसी बात है, इनके पास एविडेंस है, तो दे शुड प्रेजेंट इट। वो एविडेंस को प्रेजेंट करना चाहिए, पूरा डोसियर तैयार करना चाहिए। आपको मैं याद दिलाऊं कि बहुत अरसा पहले जब यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे और सिंह साहब उधर प्राइम मिनिस्टर थे, तो इजिप्ट के एक शहर के अंदर, शर्म अल शेख के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पाकिस्तान ने एक पूरा डोसियर बलूचिस्तान के ऊपर बना के दिया था कि इंडिया का हाथ बलूचिस्तान में है, जिसकी वजह से उस कम्युनिके के अंदर जिक्र आ गया था कि बलूचिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हो रही है उसमें इंडिया का हाथ है और जो उनका ये मौक़िफ़ था कि जो कश्मीर में जो हो रही है उसमें पाकिस्तान का है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया था और इसको कंसिडर करना था कि दोनों ने कहा था हम देखेंगे। अब बात यह है अगर वो डोसियर 2011 का है तो अब तो इतना मोटा हो गया होगा, बिकॉज इसमें तो कोई शक नहीं है। ऑल सोर्सेज आर सेइंग कि जी इंडिया का हाथ है इन एडिंग एंड अबेटिंग द बलोच इंसर्जेंसी एज वेल एज TTP। तो अब ये है, ऐसी बात है तो फिर अपना होमवर्क करना चाहिए ना पाकिस्तान की डीप स्टेट को। होमवर्क करके पूरा डोसियर बनाएं, लेके जाएं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे रखें, पूरे दुनिया में दौरा करें और बताएं। बिकॉज देखिए इंदिरा गांधी ने जब अटैक करना था पाकिस्तान के ऊपर 1971 में, तो उन्होंने सारे दुनिया के मुल्कों का दौरा किया था, लोगों को तैयार किया था कि पाकिस्तान ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है बांग्लादेश में, ताकि जब वो इंटरवीन करें तो उनके लिए हमदर्दी हो। और वो कामयाब हो गई, क्योंकि जब उन्होंने इंटरवीन किया तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी वो पहले से ही आगाह थी कि सो कॉल्ड एट्रोसिटीज़ जो पाकिस्तान की फ़ौज ने वहाँ की थी उसके ऊपर फोकस हो चुका था। सो इंडिया गॉट अवे विद दैट। अब बात यह है कि अब आप क्या करेंगे। आई थिंक इट्स टाइम। देखिए आप ख़ुद कहते हैं कि TTP और बलोच लिबरेशन मूवमेंट के इंडिया का हाथ है, तो अगर ऐसी बात है तो आप एविडेंस इकट्ठी करें और प्रेजेंट करें। ये जो है इस चीज़ को टर्न द टेबल्स। अगर वो एविडेंस नहीं प्रेजेंट कर रहे पाकिस्तान के हाथ की, आपको न्यूट्रल एक्सपर्ट नहीं लाने दे रहे, तो वो कमज़ोरी का इजहार कर रहे हैं। आप मजबूती का इजहार करें, ये सारी एविडेंस इकट्ठी करके अपने मीडिया को छोड़ें। अपने मीडिया की कोई हैसियत नहीं है। You go to the international media and you sit down there and you give them this evidence. And you keep doing it. You go to every city, every country, every capital in the world. वहाँ आप जाके मीडिया के साथ बात करें, वहाँ उनके, तो आप भी एक इस किस्म की डिप्लोमेटिक काउंटर करें ना। डोंट जस्ट सिट बैक एंड काकुल जाके ये बात कर दी और उसके बाद भूल गए। सो आई थिंक नाउ इज़ द टाइम फॉर पाकिस्तान टू गो ऑन वन फ्रंट फुट फॉरवर्ड एंड प्रेजेंट दिस एविडेंस। ठीक है, लेकिन भारत की जो पोजीशन है आलमी सतह पर, पाकिस्तान का इस तरह से डोसियर पेश करना या इस तरह से इंटरनेशनल मीडिया को एक्टिवेट करना काम आएगा? बहुत काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने तो कोई एविडेंस ही नहीं प्रेजेंट की, सिर्फ कहते हैं हमारे पास है। तो
लेकिन आलमी ताकतों के अपने मफाद और भारत के साथ नहीं उनके नहीं, अपने ताल्लुकात। मफाद की बात नहीं है आयशा, अपने मफाद सबके होते हैं, मगर एविडेंस तो प्रेजेंट करनी चाहिए ना। ये तो बात नहीं है कि जी मेरे मफाद है तो मैं सुनता नहीं आपकी बात। ठीक है, आप कश्मीर के ऊपर आज भी तो बात करते हैं ना, तो वो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी घास नहीं डालती, मगर आपका केस तो है ना, इसलिए तो वो कहता है कि जी 150 कितने 1500 साल से वो सुनता आ रहा है। ठीक तो है। यार इसको अलाइव रखे ना इस चीज़ को। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, अगर एक टाइम है आपके Sure, पास, sure, please. वो देखिए हमने ये अनाउंस किया कि अब 1971 का जो अकॉर्ड था बायलैटरल, जी, शिमला। हमारी पोजीशन शिमला अकॉर्ड के ऊपर ये है कि हम इसके ऊपर नज़रसानी कर सकते हैं। ऐसे ही है ना जी। देखिए ये बहुत अहम बात है। आज अगर आपने नज़रसानी करके शिमला अकॉर्ड को फ़र्क कर दिया तो यू गो बैक टू द यूएन रेजोल्यूशंस, वो तो अलग बात है। मगर फिर एलओसी जो है उसकी हैसियत क्या रहती है? एलओसी वाज द डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ द शिमला अकॉर्ड। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता उस वक्त तक ये इंटरनेशनल बॉर्डर, राइट। अगर ये अब अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं शिमला को, तो फिर ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं रहता। अगर ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं रहता तो फिर तो आना जाना हमारी तरफ से और उनकी तरफ से इज ओपन गेम। फिर यू आर नॉट क्रॉसिंग द बॉर्डर, तो इसका ये मतलब है ये फ्लूइड हो जाएगा सारा। ये सारा इलाका जो है ये इसमें फौजें आएंगी जाएंगी, दे कैन डू एनीथिंग। ठीक। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एलओसी जो है अगर उसकी हैसियत एलओसी नहीं रहेगी एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर पेंडिंग सेटलमेंट, ठीक है। तो देन व्हाट इज़ द इंटरनेशनल बॉर्डर? तो ये तो ये तो बिल्कुल वही जो उधर वाली बात है, ड्यूरेंट लाइन है या नहीं है, इधर भी होगा बॉर्डर है या नहीं है, और ये सूट उधर से भी लोग पाकिस्तान को आते जाते हैं, करेगा? इधर से भी लोग आए जाएंगे। ये सूट पाकिस्तान को तो करेगा? ये किसी को नहीं सूट करेगा, ना इंडिया को सूट करेगा ना पाकिस्तान को सूट करेगा। तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ये भी डबल एज्ड सोर्ड है। बिकॉज अगर इंडिया उसको वायलेट करता है तो आप ये नहीं कह सकें कि उसने इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेट किया। अभी तो अगर इंडिया एलओसी के खिलाफ अक्रॉस करके आता है जी, तो फिर ये कहेंगे ना आप इंडिया ने वायलेट किया है। मगर अगर एलओसी रहेगा ही नहीं तो इंडिया वायलेट करेगा, तो वायलेट किसको किया? एलओसी तो है ही नहीं। ठीक है। यानी बहुत सी ये पेचीदगियां आ इससे बड़ी सकती हैं। पेचीदगियां हैं, तो इसीलिए अच्छा पाकिस्तान ने कहा अब सोचेंगे। हाँ, पहले शायद बयान ये था कि शायद हम करेंगे, मगर फिर अब सोचेंगे। अच्छा किया उन्होंने सोच समझ के एलओसी को फैसले ना हिलाएं, उसको रहने दें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब यूसुफ जाकिर लाहौर से। क्या कभी पाक भारत तारीख में अंदर ऐसा मौका आया कि जब दोनों ममालिक की इस्टेब्लिशमेंट्स माजी की तलखियों को बुलाकर एक साथ चलने के लिए तैयार थी? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर लियाकत नेहरू एक्ट जो है अगर वो प्रवेल करता तो क्या आज पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ होती? क्या जो ये दोनों ममालिक के फाउंडर्स हैं क्या वो स्टेट्समैनशिप का किरदार अदा करने में कामयाब रहे या नाकाम रहे? बराए मेहरबानी इसके बारे में ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए 1950 में लियाकत नेहरू पैक्ट बना था। ये जब पार्टीशन हुई तो मारकुटाई हुई, आना जाना हुआ, खून खराबा हुआ, और पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ थीं जिनको बड़ा फ़िक्र था कि हमारे साथ क्या होगा, स्पेशली द हिंदू माइनॉरिटीज़। इसी तरीके के साथ इंडिया के अंदर जो मुसलमान रह गए थे वो भी बड़े परेशान थे कि हाउ विल दी मेजॉरिटेरियन हिंदू स्ट्रीट दम। तो लियाकत नेहरू पैक्ट 1950 में हुआ, जिसके 2-3 मेन पॉइंट्स थे, जिसमें यह था कि कमीशंस बनेंगी दोनों साइड पे जो कि ख्याल रखेंगी कि ये माइनॉरिटी इश्यूज़ जो हैं ये ख़राब नहीं होने चाहिए, और इसी तरीके के साथ दोनों मुल्क जो है वो सेकुलर रिपब्लिक्स बनाएंगे ताकि माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन हो और एक दूसरे को सपोर्ट करें इस चीज़ के अंदर। मगर उसके बाद आपको पता 1951 में लियाकत अली ख़ान साहब असैसिनेट हो गए, और उसके बाद नेहरू लखनऊ पैक्ट भूल गए लोग, वो फिर हुआ ही नहीं। उसके बाद कोई सी मेजर पीस एफर्ट कभी नहीं हुई। इनफैक्ट 1965 में एक वॉर हो गई, उसके बाद फिर 71 में डिसमेंबरमेंट हो गई, और फिर ये मामला नहीं आगे बढ़ा, अमन की बात नहीं हुई। फिर उसके बाद 99 में आपको पता है कारगिल हो गया, और भी हालत ख़राब हो गई। उससे पहले 84 में सियाचिन इंडिया ने ले लिया था, वो और तलक़ात ख़राब हो गए थे। फिर हमने रिवेंज लेने की कोशिश की कारगिल में, बड़ी मुश्किल से इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड की, जिससे प्रेसिडेंट क्लिंटन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, एंड सो ऑन। और उसके बाद जनरल मुशर्रफ आ गए, और शुरू में जनरल मुशर्रफ आगरा गए, और वहाँ गए मेरा ख्याल है 2001 में गए। वहाँ भी पीस पाइप स्मोक करने की कोशिश की। उससे पहले कारगिल से पहले
मैं जंप कर गया हूँ। नवाज शरीफ साहब ने और वाजपेयी साहब ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके के साथ मामला जो है वो ठीक हो, और बस डिप्लोमेसी हुई। वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए, मीनार पाकिस्तान पे गए, वहाँ उन्होंने पाकिस्तान की वजूदगी को तस्लीम किया, और लगता है ऐसा कि अब अमन की आशा चल पड़ी है। दोनों प्राइम मिनिस्टर्स बड़े कीन थे। उसके बाद अडवाणी साहब भी यहाँ से हो गए, उन्होंने भी अच्छी बातें की, वो उस वक्त बीजेपी के लीडर थे। उसके बाद मुशर्रफ साहब गए थे, आपको पता है, आगरा 2001 में, 2001 गए, आगरा गए। वहाँ हमने कहा कि जी कश्मीर का मामला हल करें। उन्होंने कहा टेररिज्म कर रहे हैं आप, उसको ख़त्म करें। तो बातचीत आगे नहीं बढ़ी, वापस आ गए। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने फिर एक कोशिश की, और 2003-04 में वाजपेयी साहब के साथ फिर एक अमन की आशा की बात शुरू हुई, जिसकी तरफ पेशकश भी हमारी तरफ से हुई, और वो ऐसे लगता था कि ये बात अब कहीं ना कहीं अच्छे किनारे पे जाके पहुंचेगी। और शुरू हो गई बात। खुर्शीद कसूरी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे, उधर वाजपेयी साहब थे, और ये बात आगे बढ़ती गई और एक फार्मूला भी डेवलप हो गया बैक चैनल के ज़रिए। मैं समझता हूँ ये हाई पॉइंट थी और फाइनली फाइंडिंग अ सोल्यूशन। उस सोल्यूशन के 3-4 पहलू थे, वो फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे, मगर ये थी कि फैसला ये हुआ था कि स्टेटस को रहेगा, इसको नहीं छेड़ा जाएगा। 50 साल के बाद हम इस बात को फिर छेड़ेंगे कि कश्मीर या आपका है या हमारा है या आज़ाद है। इन द मीन वाइल ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, और जो 2 कश्मीर हैं, आज़ाद कश्मीर और इंडियन हेल्ड कश्मीर, इनके दरमियान आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी, बॉर्डर्स सॉफ्ट हो जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर उसके बाद क्या हुआ, 2 चीज़ें हुई। एक तो ये कि जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ लॉयर्स मूवमेंट शुरू हो गई, और लॉयर्स मूवमेंट के दौरान सारा ये जो पीस डिस्कशंस थी ये हॉल्ट हो गई। इंडिया इंतज़ार करता रहा कि बात आगे बढ़ेगी, मगर मुशर्रफ गॉट इनटू ट्रबल, तो ये जो एजेंडा था ये ड्रॉप हो गया। उसके बाद मुशर्रफ की छुट्टी हो गई, उसके बाद वाजपेयी साहब भी फारग हो गए, तो ये एजेंडा गया नहीं कहीं। उसके बाद फिर आपको पता ही है कि देन मुंबई हैपेंड, और 2008 में मुंबई हुआ। जैसे ही मुशर्रफ साहब गए, उसके 3 महीने के बाद 2008 में मुंबई हो गया, जिसके बाद तो खैर बिल्कुल ये सारे सूरत हाल तब्दील हो गई। इंडिया ने आज तक वो नहीं भूले, और वो एक बहुत बड़ा ज़ख़म है उनकी साइकी के ऊपर, जिसकी वजह से ये सारे मसले चल रहे हैं अभी तक। ठीक है। अमन और जंग के दरमियान ये साम सीढ़ी का खेल जारी रहा है, जिसकी एक तारीख है, और आपने सरसरी से ये जानी